नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। 20 जुलाई की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ जो है विच इज़ रिलेटेड टू दी जीएस पेपर 2 अंडर द सिलेबस ऑफ दी लॉ इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ एंड देयर प्रोटेक्शंस। पहली जो न्यूज़ है वो राजस्थान में के रिलेटेड है, जिसमें बात कर रहे हैं कि राजस्थान में मिनिमम गारंटी इनकम बिल आया है 2023 का। ठीक, इसमें बात कर रहे हैं सिंपली कि जो भी हाउस होल्ड हैं, ठीक है, या जो इंडिविजुअल हैं, ठीक, उन्हें एक मिनिमम एडिशनल गारंटी इनकम दी जाएगी। ठीक, इट इज़ लाइक इन हिंदी वी कॉल्ड इट जैसे गुजारा भत्ता, ठीक है ना, यानी कि बेरोज़गारी भत्ता, समथिंग लाइक दैट। नाउ अब इस इनकी स्कीम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। जो एडल्ट हैं, ठीक है, उन्हें देखा जाएगा कि मिनिमम इनकम उन्हें दी जाए 125 दिनों की। क्लियर, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो मिनिमम 125 दिनों की उन्हें इनकम दी जाए। नाउ दिस स्कीम इज़ डिफरेंट फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया। इन द रूरल एरिया वी हैव दी मनरेगा। आपको पता है एमजी नरेगा रूरल एरिया में चलता है, जिसमें आपको मिनिमम 100 दिन का तो काम मिलेगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अर्बन एरिया है उसके लिए इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी एडल्ट्स हैं, ठीक, उन्हें रोज़गार मिलेगा। क्लियर। नाउ अब जो भी काम की साइट होगी, वर्किंग साइट होगी, इट विल बी विद इन दी रेडियस ऑफ दी 5 किलोमीटर। नाउ एंड दी एप्लीकेंट्स जो होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिलेगा विद इन द 15 डेज ऑफ द रिसीविंग ऑफ दी एप्लीकेशन। मतलब जैसे उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की, ठीक, तो उस एप्लीकेशन के फाइल करने के विद इन 15 डेज, ठीक, उन्हें जो भी गुजारा भत्ता है, ठीक है, अलाउंसेस हैं, वो मिलेगा। ठीक, एंड इसमें जो मिनिमम वेज गारंटी स्कीम है, इसमें सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन को भी इम्प्लाई किया हुआ है। यानी कि सोशल सेक्शन क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे सपोज देयर इज ए एज्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, विडो है कोई, या सिंगल मदर है, सिंगल वीमेन है, ठीक, तो उसे 1000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। क्लियर, एंड दिस अमाउंट विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ द 15% ईच ईयर, यानी हर साल ये 15% की दर से बढ़ता रहेगा। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ दिस स्कीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैश ट्रांसफ़र स्कीम। ठीक है, सो दिस स्कीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट, जैसे है ना डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सो इन द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है, द अमाउंट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन योर बैंक अकाउंट, बट हेयर इट इज़ समथिंग डिफरेंट, बिकॉज हेयर हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो एम्प्लॉइंग दी मिनिमम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि एक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, एंड इवन दो वी आर इंक्लूडिंग दी पेंशंस। ठीक है, यानी कि जो सोशल सेक्शन है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, विडोज़ को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो हेंस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्लियर। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस। सो द फर्स्ट चैलेंजेस की आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी एलिजिबल बेनिफिशरीज़, है ना। तो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ कौन है, तो वो एक हर्डल है उनको आइडेंटिफाई करना। एंड इवन दी फाइनेंशियल जो लेआउट होगा पूरा, इट विल बी नियर अबाउट 2500 करोड़ पर ईयर। ठीक, और आगे जाके ये अमाउंट बढ़ेगा। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन। क्लियर। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, हम क्या समझ सकते हैं, जैसे गांधी जी ने भी कहा है दैट द ट्रू measures of any society can be found in how it treats the most vulnerable members. क्लियर। सो कहने का मतलब है कि जो मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स हैं किसी भी सोसाइटी के, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। सो दिस इज द ट्रू मेजर्स ऑफ एनी सोसाइटी सेट बाय द गांधी जी। सो इट इज़ आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके जो वेलफेयर को केटर करें। क्लियर। सो दिस इज फ्रॉम द न्यूज़ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक, यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और आर्टिकल है यहाँ पर, और ये आर्टिकल जो है इट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग टू द जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रेट पावर्स टू द एशिया, इंडिया इज़ रेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक गेम्स। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी आर्टिकल है, शायद मैं डिस्कस करूँ इसको। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 में ये काम आएगा इन दी सेक्शन ऑफ दी इश्यूज रिलेटेड टू दी पॉवर्टी एंड हंगर एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बात कर रहा है द एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। यस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे ये दिया गया कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है। देखिए, एक होता है जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया तो क्या है कि ओवरऑल अगर देखा जाए
तो ये इंडिया 5th पोजीशन में है ऑन द प्लेसेस ऑफ द इकोनॉमी, बट परचेजिंग पावर की इकोनॉमी के बेसिस पे ये 3rd पोजीशन पे है। क्लियर? बट इन प्लेस ऑफ द पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम देखा जाए, ठीक, तो हमारी जो इनकम है वो लगभग 2300 या 2400 डॉलर है। क्लियर? सो ये बहुत ज़्यादा कम है इन कम्पेयर टू, आप अगर डेवलप्ड कंट्री को देखेंगे या साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे जो आइलैंड नेशन है उनको देखेंगे, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर? सो दिस इज़ दी पर कैपिटा इनकम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कल डेटा मैंने बताया था, ठीक, जैसे मैं बात करूँ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा नियर अबाउट 415 मिलियन जो पीपल हैं हम उनको गरीबी से बाहर लेकर आए हैं, जिसमें से जो डेटा इंक्रीज़ हुआ है, पहले जो 2004-05 के नियर अबाउट जो डेटा था वो था 645, अब हमारे पास लगभग हमारे यहाँ पर 230 मिलियन जो पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द डेटा ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था उसमें भी ये बताया गया है कि जो ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, नियर अबाउट अगर 2014-15 की डेटा से कंपेयर किया जाए, सो 24 से लगभग 14% की गिरावट हुई है, यानी कि करीबन 10% जो लोग हैं वो हमने गरीबी से बाहर निकाले हैं। अब अगर इसके जो ग्लोबल रेमिफिकेशंस हैं उन्हें देखा जाए, सो द यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक, इससे क्या हुआ है, द यूक्रेन रशिया वॉर ने क्या किया है, जो पीस था उसको क्या किया है, डेटेरियोरेट किया है, ख़राब किया है। एंड इवन बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर जो सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन आया है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल, वेदर इट इज़ टर्म्स ऑफ द सनफ्लावर ऑयल। यू नो दैट यूक्रेन इज़ अ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सनफ्लावर ऑयल, तो वहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हुआ है, हैम्पर हुआ है। एंड इवन अगर देखा जाए कि देयर इज़ एन एटीट्यूडनल चेंज, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्लोबल ट्रेड। व्हाट दिस मीन्स, पहले क्या हो रहा था, जैसे सपोज जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, सो डेवलप्ड कंट्रीज़ आर प्रमोटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज़, या उनको इंकरेज कर रही थी फॉर द फ्री ट्रेड मॉडल, बट नाउ दे आर पुटिंग द रेस्ट्रिक्शंस इन द इम्पोर्ट, ठीक है ना, फॉर देयर ओन बेनिफिट, है ना। जस्ट लाइक पहले 1991 में देयर वाज अ कंडीशन कि इंडिया को अपनी जो इकोनॉमी है उसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट नाउ दे आर इम्पोजिंग द सैंक्शन, इट्स लाइक इन द नेम ऑफ या इन द ल्यू ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, दैट वी कैन नॉट ट्रेड विद द रशिया, वी कैन नॉट ट्रेड विद द ईरान, ठीक है, वी कैन नॉट इम्पोर्ट द क्रूड ऑयल फ्रॉम द रशिया, ईरान, ठीक है, और वी कैन नॉट डू द मोर बिजनेस विद चाइना, या फिर हम लोग को अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि नाउ दे वॉन्ट टू चेंज, दे वॉन्ट कि हम अपना एटीट्यूड चेंज करें। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो थोड़ा सा बढ़ रही है। क्लियर? और अगर बात की जैसे इस इंडियन स्टेट की इकोनॉमी की बात किया जाए, ठीक है, तो हमने जैसे बताया मैंने कि ये इंडिया जो है इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, बट अगर रैंक देखा जाए पर कैपिटा के मामले में तो नियर अबाउट हम लोग 149 है आउट ऑफ 194। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी ख़राब स्थिति है। ठीक है ना, लगभग $2300 हमें पर कैपिटा इनकम मिल रही है। ठीक, तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जैसे चाइना है, चाइना जो है वो क्या है, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, ये क्या है, जापान, तो इन्होंने क्या किया है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ किया हुआ है। बट इन केस ऑफ इंडिया वी कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन दी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक, एंड अडॉप्शन ऑफ दी न्यू टेक्नोलॉजी, ये हम कर सकते हैं, जैसे AI है, इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये नई टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करेंगे। ठीक है ना, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये जॉब को तो इन्हेंस नहीं करेंगे, पर ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस करेंगे। नाउ देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज़ नॉट लेटिंग अस ग्रो, द फैक्टर इज़ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देख के हम लोग चलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो होता है प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, जस्ट लाइक दस डेटा कि नियर अबाउट 8% जो है हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जा रही है, रूल आउट हो रही है पर ईयर एनुअली, बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट फैक्टर को देख रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट 8% जो हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, रुक रही है। ठीक, और
एक और प्रोविज़न हम ला सकते हैं बेसिक इनकम का, जैसे अभी राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है। तो बेसिक इनकम का फैक्टर क्या ला सकते हैं कि जैसे जो कंट्रीज़ क्या होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, जहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग दी इनकम, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे बेसिक इनकम का एक क्राइटेरिया लेके आ सकते हैं। और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ये बात कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो फर्स्ट इज़ द मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी। ठीक, व्हाट, इसमें हम क्या करेंगे, वी कैन फोकस ऑन दी एग्रीकल्चर सेक्टर मोर, ठीक है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अपना फोकस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर्विस एरिया है, बिकॉज इंडिया का जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो जीडीपी जो ग्रोथ है, ठीक है, जिस सेक्टर से आता है तो वो सर्विस सेक्टर है, तो हम उसी सेक्टर में एक्सेल और ज़्यादा कर सकते हैं। एंड द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंक्रीज दी पर कैपिटा इनकम बाई 6%, ठीक, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अभी कितनी है, नियर अबाउट $2,400। एंड वी नीड टू जस्ट adapt our education system in such a manner so that we can develop the required skills। अभी क्या प्रॉब्लम्स है रिक्वायर्ड स्किल्स की, ठीक है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि हमें उस तरह की स्किल्स चाहिए जो जॉब ओरिएंटेड हो, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए हमें, एंड इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस लाइक दी बेसिक इनकम, क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं कि पॉलिटिकल पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिडक्शन इन दी इक्वालिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ दी पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं सपोज, तो क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रिडक्शन इन दी इक्वालिटी एंड द एलिमिनेशन ऑफ दी पॉवर्टी, क्लियर। सो इतनी चीज़ें हमें करनी है, ठीक। चैलेंज क्या है, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि डिस्पाइट दी challenges of the 6 to 7% of the sustainable growth, ठीक है ना, and the better prospects, still possible that the growth energy is correct and appropriate investment climate can be created। कहने का मतलब है कि हम 6 to 7% ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक, बट हमें क्या है कि वी आर मोर कंसर्न अबाउट दी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक, एंड द ग्रोथ शुड बी appropriate, ठीक, एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी appropriate टू दी क्लाइमेट ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल है इट इज़ अबाउट दी ग्राउंड वाटर इरीगेशन, ठीक। ग्राउंड वाटर इरीगेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया होल्ड्स दी 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट इंडिया हैज़ ओनली द 4% ऑफ दी वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 4% जो है वाटर रिसोर्स है। और जो वाटर की जो बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा वाटर हम कहाँ पे किस सेक्टर में इंक्लूड होता है, खर्च होता है, सो इट इज़ दी एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मोस्ट वाटर इंटेंसिव सेक्टर, ठीक है, और मोस्टली जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में इट इज़ दी ग्राउंड वाटर, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही कंसर्न का टॉपिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सपोज ये जो डेटा दिया हुआ है कि 1947 में हमारे पास कितना पानी था, ठीक है ना, तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है। तो 2050 तक देखिए कि इसका अमाउंट कितना कम हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज इन द क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, क्लियर। तो मेन चीज़ ये पता होना चाहिए आपको, जैसे ये वाला चीज़ है ना कि 18% हमारी पॉपुलेशन है, एंड फॉर दैट टू कैटर वी हैव ओनली 4% ऑफ दी वर्ल्ड्स वाटर, ठीक। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ द ग्राउंड वाटर। इवन अगर हम यूएस और चाइना को कलेक्टिवली कंपेयर करें तो उससे उन दोनों से भी ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, क्लियर। डोमेस्टिक जो हमारा यूज़ है मोस्टली जाता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। वैसे तो डोमेस्टिक, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तीनों में जाता है, पर सबसे ज़्यादा किस में जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जैसे सपोज हम कुछ क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे लाइक राइस जो है, राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। इसीलिए बीच में बोला गया था कि हम राइस को बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग द राइस आउट ऑफ इंडिया मीन्स यू आर एक्सपोर्टिंग द वाटर, ठीक। और इस जो वाटर, जो राइस के थ्रू वाटर बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं इनविजिबल वाटर। इनविजिबल वाटर, जो वाटर राइस के थ्रू बाहर जा रहा है नोन एज दी इनविजिबल वाटर, क्लियर। और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इन सारी चीज़ों से ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैस ना कह के वी शुड से दैट मेथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। मेथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक। ये बहुत ज़्यादा निकलती है। कैसे, जो राइस है, राइस के प्रोडक्शन के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फ्लड इरीगेशन मेथड। फ्लड इरीगेशन मेथड आपने देखा होगा ना, पानी पहले पूरी फील्ड में भर देते हैं और उसके बाद
फिर उसमें धान लगाते हैं। तो जो फ्लड इरीगेशन मेथड है, ठीक, इसमें क्या होता है, बहुत टाइम तक खेतों में पानी भरा रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ से मीथेन का इमिशन होता है एंड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए आपको। नाउ फिर बात करते हैं कि एडिशनल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है ना, विच थ्रेटन्ड आर फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीज दी कॉन्फ्लिक्ट एंड दी मास माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ इंटरप्ले बिटवीन द ग्राउंड वाटर एंड स्ट्रेच एंड एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया 60% ऑफ द इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स आर मेड बाय द ग्राउंड वाटर, सो वी आर हैविली रिलाइड ऑन द ग्राउंड वाटर। बिकॉज ग्राउंड वाटर पे हैविली रिलाइड क्यों है? बिकॉज द इरीगेशन फैसिलिटी इज़ नॉट सो डेवलप्ड, ठीक है ना। इरीगेशन फैसिलिटी जो है, जैसे सपोज द कैनाल्स, ठीक है ना, द प्रॉपर रिवर सिस्टम, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट इरीगेशन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर पे क्या दे देती है? सब्सिडी दे देती है। ग्राउंड वाटर मतलब कि बिजली पे सब्सिडी है ना, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है, ठीक। तो भाई निकाले रहो पानी। अपार्ट फ्रॉम दैट सोलार पावर पंप, सोलार पावर पंप, सोलार पावर पंप जो हैं, ठीक, वो सोलार पावर से चलते हैं। अब भाई सोलार पावर से है तो बिजली फ्री की है। अब जब बिजली फ्री की है तो निकाले रहो पानी। तो उससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। जहाँ कहीं भी ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस होगा वहाँ पर आर्सेनिक की, ठीक है ना, पानी में आर्सेनिक आने लगेगा, पानी में फ्लोराइड, बोले नहीं, पानी में फ्लोराइड आ रहा है। तो पानी में फ्लोराइड क्यों आ रहा है? क्योंकि इतना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया है कि फ्लोराइड की क्वांटिटी उतनी ही है, फ्लोराइड आर्सेनिक की क्वांटिटी उतनी ही है, क्योंकि पानी कम हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला गया है। इस वजह से कंटेंट जो फ्लोराइड और आर्सेनिक का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 1918 77% ऑफ द टोटल जो एडिशन इरीगेशन है नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक, वो हम किससे कर रहे हैं? ट्यूबवेल से कर रहे हैं। क्लियर? और पंजाब में बात किया जाए, पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स जो होती है, ग्रो करते हैं, तो वो इंक्रीज़ हो गया है 47 to 80%। क्लियर? यानी कि पहले नियर अबाउट जो हो रहा था बहुत पहले, ठीक है ना, 1917-18 में जो 47% था, ठीक, वो 80% हो गया है। इतना क्यों हो गया है भाई? गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, ठीक, गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है, ठीक है ना, वीट में, राइस में सब्सिडी देती है, ठीक। हम लोग चाहें तो हम लोग वी कैन ग्रो द मेज़, जो मेज़ है, ठीक, या फिर जो पल्सेस हैं, इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मिलेट्स को ग्रो कर सकते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? वाटर को बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, बट द थिंग इज इसमें सब्सिडी नहीं मिलती, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस थिंग। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि ओवरऑल क्या है इम्प्लीकेशन ऑफ द चेंजिंग क्रॉप पैटर्न। अगर हम जो क्रॉप पैटर्न जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो जाएगा? देयर विल बी क्राइसिस बाय डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर विल डिप्लीट इन एन अलार्मिंग रेट एंड दिस विल deteriorate the soil, human health and even affect the crop diversity। क्लियर? ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा। हमें करना क्या चाहिए? सपोज इफ़ यू आर ग्रोइंग द पैडी, तो इन द सेम मैनर हमें ऑयल सीड और पल्सेस, मेज, कॉटन, इनको भी ग्रो करना चाहिए। बट वी आर हैवली रिलाई ऑन दी वीट एंड राइस बिकॉज उसमें सब्सिडी मिलती है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एडिशनल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है ना, सब्सिडी मिलती है, उसकी वजह से ये चीज़ें और ऐड कर रही हैं। सब्सिडी जो है बिजली में वो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रही है, ठीक है ना। एंड तरीके क्या होते हैं? वेज अहेड क्या है? वेज अहेड है दैट वी कैन स्टोर द रेन वाटर, सो वी कैन स्टोर द रेन वाटर, ठीक। इंडिया में अगर बात किया जाए सो इंडिया एनुअली 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ द रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, आउट ऑफ विच 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर हम सिर्फ यूज़ कर पाते हैं। मीन्स रेस्ट जो होता है वो बह जाता है, ठीक है। सो वी कैन यूज़ द थिंग, वी कैन मेक द पॉन्ड्स, ठीक है ना, वी कैन जनरेट सच टाइप ऑफ सिस्टम कि जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो जो बारिश का पानी है, प्रेसिपिटेशन जो है वो ग्राउंड वाटर में जाए, ठीक है ना, पर्कुलेट होके, सो दैट द ग्राउंड वाटर टेबल कैन बिकम बेटर। फिर बात करते हैं द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ठीक। जो सरफेस वाटर में रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना है। क्लियर? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यूज द मेथड ऑफ द वाटर प्राइसिंग। नाउ व्हाट इज द वाटर प्राइसिंग? वाटर प्राइसिंग मीन्स कि बिकॉज देयर इज अ नो, हमको क्या लगता है कि पानी फ्री में आ रहा है, ठीक है, उसके उससे कोई वैल्यू अटैच नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जब 20 रुपये की बिस्लेरी की वाटर खरीदते हो तब लगता है कि नहीं पानी महंगा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मोटर चला दी तो पानी बह रहा है। सो वाटर प्राइसिंग मतलब क्या है कि वी कैन अटैच अ पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है,
हम बता सकते हैं कि सपोज हम इस तरह की मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि अगर आपने 1 घंटे पानी चलाया, खेत में लगाया, सो कितना आपने वाटर को यूज़ किया, ठीक है ना, अभी उसका हिसाब नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो वही चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि जो इरिगेशन वाटर प्राइसिंग इन इंडिया इज नॉन वॉल्यूमिनस। नॉन वॉल्यूमिनस मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि वो कितना अमाउंट खर्चा हो रहा है, क्लियर। मेनली अप्लाइज टू दी canal sources system and depending the on the area and the type of the crop, encouraging the farmers to sell the surplus solar energy by increasing the tariff। हम क्या कर सकते हैं, सपोज सोलार एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर्स, ठीक है ना, जो वहाँ पर सोलार पंप, सोलार सेल्स लगे हुए हैं, सोलार पैनल्स लगे हुए हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी ऐसे ही वेस्ट ना करें कि पानी चल रहा है। सो वी दे कैन जस्ट सेल द एक्स्ट्रा एनर्जी एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ द वाटर मीटर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वाटर मीटर्स मीन्स कि सो दैट वी कैन एक्सेस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाटर यूज्ड, कितना पानी हम लोगों ने यूज़ किया है, हम उसका अनुमान लगा सकें, ठीक है, सो दैट हम पानी को सेव कर सकें। द नेक्स्ट इज द टंकाई मेथड। व्हाट इज़ द टंकाई मेथड? टंकाई मेथड कुछ नहीं है, सिंपली एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शिप बिल्डिंग करेंगे, बट दिस शिप बिल्डिंग विल नॉट बी हैपन विद द मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, rather than we will use the wooden plank। हम wooden plank को यूज़ करेंगे to stitching, for the stitching, to build the ship, for the construction of the ship, clear। so this is a very traditional method, ठीक, and this method reflects the India's rich maritime heritage and the culture, clear। और ये strengthen करेगा इंडिया की ties with the Indian Ocean littoral countries। और बेसिकली अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है और इंडियन नेवी है, इन्होंने एक MOU साइन किया है कि वो कई सारे अभी एंशियंट स्टेजेस के द्वारा शिप बिल्डिंग मेथड जो है उसको अपनाएंगे और शिप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी जानकारी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी ज़ॉम्बी फायर्स, ठीक है। ज़ॉम्बी फायर क्या है, देखिए 2-3 टर्म पता होने चाहिए आपको, ज़ॉम्बी फायर, वाइल्ड फायर एंड फॉरेस्ट फायर। इन तीनों में क्या अंतर है? फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड फायर में क्या अंतर है? फॉरेस्ट फायर क्या होता है, जब किसी फॉरेस्ट में कोई फायर लग जाए, ठीक है, तो बेसिकली एक रिलेटिवली स्मॉल एरिया होगा, बट व्हेन द फॉरेस्ट फायर टर्न इनटू अ हैवक, और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया में फैल जाए, सो दैट टर्न्स इनटू द वाइल्ड फायर। एंड द ज़ॉम्बी फायर क्या है? ज़ॉम्बी फायर इज़ द सेम एज द वाइल्ड फायर, ठीक है ना, यानी कि जो कहीं पर जैसे कहीं पर आग लग गई तो इट इज़ सेम इन दैट मैनर, ठीक। तो बेसिकली ये लगती कहाँ पर, जहाँ पर कहीं पे कार्बन रिच जो पीटलैंड्स हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, तो वहाँ पर कैसे ये लग सकती है, जैसे सपोज कहीं पत्थर है, पत्थर लड़ गए, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज़ अ रीज़न लाइक लाइटनिंग, ठीक है ना, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है आसमान से, सो दैट कुड ऑल्सो ट्रिगर दी फायर, ठीक। एंड अपार्ट फ्रॉम दी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, जैसे सपोज इन द आर्कटिक रीजन, ठीक, इन द आर्कटिक रीजन्स द फॉरेस्ट टुंड्रा, ठीक, आर मोर ससेप्टेबल टू द वाइल्ड फायर बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट, क्लियर। अगर वार्म क्लाइमेट होता है, सो दैट कैन ट्रिगर द फॉरेस्ट फायर, क्लियर। सो द थिंग इज कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, ऐसे तो आर्कटिक में नहीं होता, ठीक है ना, आर्कटिक काफ़ी कोल्ड है, बट द थिंग इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड टुंड्रा फॉरेस्ट इज़ वेरी मच प्रोन फॉर दी फॉरेस्ट फायर। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से it increases risk, it increases the wildfire, and hence there will be more emission of the CO2, clear। and zombie ice, it is also known as the polar ice zombie। अभी हमने पढ़ा zombie fire, now it is zombie eye। what is the meaning of zombie eye? देखिए आर्कटिक या अंटार्कटिक कोई भी रीजन है, ठीक है ना, नदन या सदर्न पोल, वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बट व्हाट हैपन समटाइम्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, वो जो ग्लेशियर का कुछ पार्ट है वो ब्रेक होके अलग हो जाता है उस मेन बड़े आइलैंड जो आइस का जो लैंड है उससे, और फिर वो दोबारा उसमें बेसिकली रिप्लेनिश नहीं हो पाता, उसमें मिल नहीं पाता, ठीक है। सो द थिंग इज जो पेरेंट रॉक है, जो बड़ी रॉक है, उससे वो दोबारा मिल नहीं पाता, रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाता, और वो धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज दी ज़ॉम्बी आइस और दी पोलर आइस ज़ॉम्बी, एंड दिस नोन एज दी दिस रिफ्लेक्ट्स दी climate change, that the climate change is actually happening, clear। now what is the sovereign green bond? sovereign green bond क्या होता है? look,
गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड, सो यू हैव लॉट ऑफ बॉन्ड देयर, sovereign green bond is one of the bond, just like even you have probably heard about the sovereign gold bond, ठीक है, लेट्स से यू डोंट वांट टू परचेज द फिजिकल गोल्ड, ठीक, तो यू कैन परचेज द सॉवरेन गोल्ड, जिसमें गवर्नमेंट आपको कुछ रिटर्न्स भी देगी इन कंपेयर टू दी, मतलब रिटर्न्स भी देगी अपार्ट फ्रॉम द जो एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू चल रही है उसके, ठीक है। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, देखिए अभी क्या हुआ है कि जो PFRDA है, दैट इज़ द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कौन सी अथॉरिटी है, जितने भी इंडिया में जो पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सारा कौन डील करता है, PFRDA। इसने अलाउ कर दिया है पेंशन फंड को टू इन्वेस्ट इन द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, यानी अभी तक जो पेंशन फंड था वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाता था। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, बेसिकली इट इज़, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है बेसिकली जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा बॉन्ड जो इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट करे पॉजिटिवली, ठीक है ना कहीं, जैसे सपोज आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया वो इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए खर्चा होगा, तो इट इज़ द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, क्लियर नाउ। एंड दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 22-23 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड दिस, ठीक है, सो ये चीज़ पता होना चाहिए। और इवन इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो देयर इज़ अ नो प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क, कोई रिस्क नहीं है इसमें, क्लियर। तो ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि PFRDA जो है वो 2003 में बना था, और जितने भी पेंशन रिलेटेड जो ओवरऑल वर्क हैं, वेदर इट इज़ सुपरविजन वर्क, रेगुलेटरी वर्क, ये कौन ऑपरेट करता है, PFRDA करता है। हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। देन बात करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक, ये क्या है, इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक ऑफिस है, क्लियर, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इस स्कीम को, और ये स्कीम अलाउ करेगी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसको उसमें ये देखेंगी कि जो इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का वो ड्यूटी फ्री हो, ठीक, जो इम्पोर्ट्स हो रहा है गुड का वो ड्यूटी फ्री हो, फॉर द पर्पज़ अगर हमको उसको दोबारा एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये इंडिया है हमारा, ठीक, और हम बाहर से कुछ सपोज चिप लेके आ रहे हैं हम लोग, है ना, चिप सेक्टर, बाहर से हम चिप लेके आ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हम इस चिप जो बाहर से आ रही है, इम्पोर्ट हो रही है, इसमें हम लोग ड्यूटी बहुत कम लगाएंगे, बहुत कम ड्यूटी लगाएंगे, ताकि इंडिया में सस्ती आ पाए। क्यों, बिकॉज क्योंकि दोबारा इसको हम जब मोबाइल फ़ोन पूरा मैन्युफैक्चर करेंगे तब इसको बाहर भी भेजना है, तो ओवरऑल जो उस मोबाइल की जो प्राइस की होगी वो प्राइसिंग वो होगी वो कम होगी। तो सिंपली इस स्कीम में इतना ही बस बताया गया है कि जो भी इम्पोर्ट आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वी विल डू द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द इनपुट फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, है ना, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो इनपुट है उसका हम लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट स्कीम इज द भूमि सम्मान अवार्ड, भूमि सम्मान अवार्ड 2023। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अभी प्रेजेंट किया है भूमि सम्मान अवार्ड 2023 टू दी स्टेट सेक्रेटरीट और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको, क्लियर, और या उनकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको, ठीक, किस लिए दिया जाता है, ये दिया गया है फॉर द सैचुरेशन ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, स्टेट सेक्रेटरीज हैं, उनकी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रिगार्डिंग दी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज़ दी DILRMP, क्लियर। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम ये है क्या, तो बेसिकली जो प्रोग्राम था ये प्रोग्राम था एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक, ये क्या है जी, दिस प्रोग्राम वाज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक, और ये करती क्या है, देखिए इसका नाम ही क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि जो आपका अर्बन एरिया में अगर सपोज किसी का जो लैंड है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, देयर हैपन दी लैंड डिस्प्यूट हो जाता है कि ये भाई लैंड किसको बिलोंग करता है, और उसका जो पेपर है कई लोग फर्जी पेपर बनवा लेते हैं, ठीक। नाउ हम क्या कर रहे हैं कि जो लैंड है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, यानी कि जो लैंड का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं कि किसके नाम पे लैंड है, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा ईज रहेगा गवर्नमेंट को, सपोज गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज़ बनानी है या और भी कुछ काम है, तो उसके वजह से एक डिजिटल डेटा बन के तैयार हो गया। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक। वैसे देखा जाए तो अर्लियर जो पहले जो स्कीम थी, ये स्कीम का नाम था, इसका पहला स्कीम का नाम था नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम, ये 2008 में आई थी, इसको चेंज करके कर दिया गया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम 2016 में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये किसके अंदर आती है, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक, एंड दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2021 टू 2025। जो जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपके 12 डिजिट्स होते हैं,
उसी तरह जो लैंड एंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में जो लैंड आपको मिलेगा, ठीक है, उसका एक लैंड पार्सल नंबर होगा, यानी कि भू आधार नंबर, जो कि 14 डिजिट का होगा। ये पता होना चाहिए आपको कि देयर इज अ 14 डिजिट नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा, ठीक है, वो आपको अलॉट किया जाएगा। एंड जो रिकॉर्ड्स होंगे इट विल बी इन द मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, यानी कई सारी लैंग्वेजेस में होंगे। टोटल जैसे 12 शेड्यूल्स लैंग्वेज हैं उसमें ये आपको मिलेंगे। क्लियर? ओवरऑल मैंने बताया कि ये बहुत सारा तरह से हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल ऑल्सो रिड्यूस दी बर्डन ऑफ द जुडिशरी एंड दी एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? सो दैट कैसे रिमूव करेगा? बेसिकली जो अगर आपके पास लैंड रिकॉर्ड है, ठीक है, सो मोस्टली जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड, ठीक है ना, यानी कि ये लैंड हमें बिलोंग करता है नहीं बिलोंग करता है, तो ये क्या करेगा? बेसिकली इसको सॉर्ट आउट कर देगा। क्लियर? इसी तरह की एक अगर और स्कीम की बात की जाए तो इट इज़ द स्वामित्व स्कीम। जैसे ये क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। उसी तरह रूरल इंडिया में भी वी हैव दी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम भी क्या करती है? वही विलेज के हाउस होल्ड में ओनरशिप राइट को रिलेटेड ये स्कीम है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात किया गया है सिंपली एक प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट की स्पीशीज़ है। और वेस्टर्न घाट जब जैसा आपको पता है इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, एंड दिस स्पीशीज़ इट इज़ अ डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स। सिर्फ यहाँ पर इतनी बताया गया है कि ऐसी स्पीशीज़ जो ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस में ग्रो करती हैं। ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस क्या होते हैं? जहाँ पर 95% अगर कंटेंट जो वाटर का है वो प्लांट लूज़ कर दे, इवन दो उसकी जो एबिलिटी होगी सर्वाइव करने की वो रहेगी। क्लियर? पूरा ओवरऑल बात किया जाए तो नियर अबाउट 62 स्पीशीज़ की बात की गई है, आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 16 जो है एक्सक्लूसिवली इंडिया में है और 12 जो है वो वेस्टर्न घाट में है। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो जो एयरबस है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है उन्होंने एक डील साइन किया है कि वो क्या करेंगे? वो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करेंगे वडोदरा में, विच इज़ इन द गुजरात, एंड दिस विल कॉस्ट नियर अबाउट दी 22,000 करोड़। क्लियर? अभी आपको पता चलेगा, जैसे अब आज की न्यूज़ है कि सूरत में एक बहुत बड़ा डायमंड, ठीक है ना, डायमंड का ट्रेड हब खुला हुआ है, ठीक है ना, ट्रेड हब खुला हुआ है, ठीक, जहाँ पर डायमंड की ट्रेडिंग होगी। और वो इवन उसकी जो बिल्डिंग है वो यूएस के पेंटागन से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, उसमें 3,000 करोड़ नियर अबाउट 2,800 करोड़ 3,000 करोड़ लगभग खर्चा हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये इतनी है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी एयरक्राफ्ट की। ठीक है, फिर बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन का सीन क्या है? स्वीडन में क्या हुआ है कि जैसे अभी क्या हुआ था कि स्वीडन में प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट बेसिकली हो रहे हैं बगदाद में और इराक में। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, स्वीडिश एम्बेसी के सामने एक इंसान ने क्या किया था? कुरान को बर्न करने की कोशिश की थी या बर्न किया था, ठीक। तो उसकी वजह से कहाँ पर? इराक और ईरान में बगदाद में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। क्लियर? एंड स्वीडन में देयर इज अ लॉ दैट इज नोन एज दी लॉ एक ऐसा स्वीडन में लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है डिमॉन्स्ट्रेशन को। अगर आप पब्लिकली कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको वो रोकेगा। इवन द ब्लास्फेमी लॉ इज ऑल्सो देयर। क्लियर? तो इतना सिर्फ पता होना चाहिए आपको रिगार्डिंग इट। एंड आपको ये भी पता चाहिए कि टर्की ने क्या किया है, अपना ऑब्जेक्शन हटा लिया है और वो कह रहा है ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम अगर स्वीडन नाटो का मेंबर बनना चाहे। स्वीडन की लोकेशन ये है, आप देख सकते हैं। तो टर्की ने अपना बेसिकली ऑब्जेक्शन हटा लिया है एंड इट वांट्स कि स्वीडन अगर नाटो का मेंबर बनना चाहता है तो बन सकता है। अभी फिनलैंड जो है, ठीक है, तो सानिया मरीन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, तो ये अभी फ़िलहाल नाटो का एक मेंबर बना हुआ है, नियर आई थिंक 31st मेंबर बना हुआ है, चेक इट आउट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वीडन जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। फिर एक और टॉपिक है विच इज़ दी ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि एक ईस्ट अफ्रीका में यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली पाइपलाइन बनाई जा रही है। पर कंसर्न ये है कि ये बेसिकली क्या करेगी, कहीं ना कहीं ये जो इको सेंसिटिव एरिया है उसको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच हेरिटेज साइट है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली जो पाइपलाइन है वो गुजरेगी कहाँ से? युगांडा के मोर्शियंस फॉल नेशनल पार्क से और मोर्शियंस फॉल्स अल्बर्ट डेल्टा विच इज़ ऑल्सो अ रामसर साइट। तो ये दोनों साइट के नाम पता होना चाहिए, ठीक है, डिसमस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स
and do let me know your valuable thoughts in the comment section. Till then, take care, goodbye. Thank you. Jai Hind.